ये पॉलिटिकल लेक्चर हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड होगा और हम पिछले साल के क्वेश्चन भी देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे हैं। देखिए, आयोग ने 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा, 2022 में पूछा है। और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा था। देखिए, क्योंकि पीसीएस इतना आसान भी नहीं होता है। कुछ बच्चे समझते हैं कि पीसीएस काफी आसान होता है। आसान नहीं होता है, मुश्किल, काफी मुश्किल होता है। जैसे कि 2022 में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये पूछा आयोग ने, और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था 2020 में। और हाँ, देखिए, ये 2022 में आयोग ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था। तो मिला जुला का क्वेश्चन पूछा था, और ये अपने आप में काफी मतलब मुश्किल क्वेश्चन है। और फिर ये क्वेश्चन 2000, आप राइट में देख रहे होंगे, 2020 में पूछा है, 21 में नहीं पूछा है। उसके बाद में 2018 में पूछा है। और मतलब आप लगाओ कि जब से पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट पूछ ही रहा है, एक साल छोड़ के एक साल। तो हो सकता है कि 2023 में तो नहीं पूछा, यहाँ से 2000 आपसे 2023 में नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि 2024 में जो होने वाला पेपर है उसमें पूछ ले। तो सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सिटीजनशिप है वो किस आर्टिकल से लेकर और कहाँ तक जाता है। देखिए, हमारा ये जो सिटीजनशिप वाला मैटर है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखा है यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब हो गया जो भारत, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया ये दे रखा है, उसके उसमें ये हमारा पार्ट 1 से डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये आर्टिकल जो है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द अच्छा रहेगा यहाँ पर। यूनियन टेरिटरी किसी एक ही एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मैं कि आपको पिछले वाले, और ये फर्स्ट शेड्यूल से भी रिलेटेड है, फर्स्ट शेड्यूल। क्योंकि फर्स्ट, अगर आपको किसी टेरिटरी का नाम चेंज करता है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी होती है, तो आपको जो फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ता है। और आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में। और आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के बारे में मैंने आपको बताया कि आप किस टाइप का संशोधन इन आर्टिकल के थ्रू कर सकते हो। आर्टिकल 4 ये कहता है कि भाई आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो संशोधन किया गया के थ्रू जो किया गया है, आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू जो संशोधन किया गया है, वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया पिछली वाली क्लास में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन 2000 आयोग ने इसी टाइप से पूछा था। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है, जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से डील करता है, और ये पार्ट सेकंड में आता है। देखिए, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी पार्ट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए पूछा जाता है, या फलाना पार्ट किस वाले चीज से, टॉपिक से रिलेटेड है। तो पार्ट सेकंड जो है सिटीजनशिप से डील करता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजन का ही कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ भारत, सिटीजन ऑफ इंडिया एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश आपको अलग से सिटीजनशिप दे रहा है, या फिर बिहार अलग से सिटीजनशिप दे रहा है, सिक्किम अलग से सिटीजनशिप दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत के अंदर एक ही सिटीजन दी जाती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, बिहार के हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी स्टेट में जाकर आप रहना शुरू कर दो, या जिस स्टेट में आप बॉर्न हुए हो उस स्टेट की आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब सिटीजनशिप के साथ कौन डील कर सकता है? देखो, आर्टिकल, इन ये जो आर्टिकल हैं जो मैंने आपको बताया है, इन आर्टिकल में पावर दी गई है साफ साफ। आर्टिकल में ज्यादा डिटेल से बात नहीं कही गई कि भाई आप सिटीजनशिप कैसे आप ले सकते हो, कैसे खोई जा सकती है। तो ये जो आर्टिकल 5 to 11 है, इसमें ज्यादा बात नहीं गई है। अब ये जो आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि भाई ये जो पार्लियामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पार्लियामेंट को हम पावर देते हैं कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड एक एक्ट बना सकती है, कि जो आने वाली फ्यूचर में है, आने वाले फ्यूचर में देखो अलग अलग टाइप का सिटीजनशिप हो सकता है। कुछ मतलब पता नहीं, अलग अलग टाइप के। जैसे कि पहला हमारा आईटी एक्ट था, तो आईटी एक्ट में कोई एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब से एआई आ गया तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या फिर उसको हटा कर दूसरा लॉ लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही
जो ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को दी गई में कई हो सकता है कि नए टाइप की सिटीजनशिप आ जाए तो पार्लियामेंट जो है फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपना जो है संशोधन कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर देश के अंदर किसी की सिटीजनशिप खत्म करनी है, किसी को सिटीजनशिप देनी है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में नहीं होता, ये होता है पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट ही आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है, वही लॉ बना सकती है सिटीजनशिप पर। तो ये बात याद, तो पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है, तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा 19 देखो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 इसमें संशोधन भी हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई। वो अभी हम देखेंगे, आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट को पावर दे सकता है कि आप जो है किसी को भी सिटीजनशिप दे सकते हो। कैसे सिटीजनशिप दी जा सकती है? अगर कोई इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ हो तो बाय बर्थ आप सिटीजनशिप जो आपको मिली हुई है वो बाय बर्थ मिली हुई है, मतलब आपके जो माता पिता हैं वो इंडिया में ही रहते थे और आपका जो जन्म है वो इंडिया में ही हुआ है, तो आपको जो सिटीजनशिप मिली है बाय बर्थ मिली है। एक होती है डिसेंट, सिटीजनशिप बाय द थ्रू डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है इंडिया से बाहर जन्मे हो, तो आपके लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो इंडिया की है। एक होता है सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप ना आपके जन्म के टाइम पर जो है आपके माता पिता कोई एक इंडियन थे, तो फिर आप बड़े हो गए, उन्होंने सिटीजनशिप रजिस्टर करके, यानी फॉरेन कंट्री में कोई एम्बेसी होगी वहां पर जो है रजिस्टर करके आपको इंडिया की सिटीजनशिप दिलवा दी। देखो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन, ये ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ सेंटेंस आपको उल्टा सुल्टा फ्रेम करके देगा, ऐसा नहीं है। और नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी आपको सिटीजनशिप दी जाती है। एक और चीज कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सपोज करो हम ले लेते हैं एग्जाम, ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं भूटान, तो भूटान ले लेते हैं, तो भूटान के जो लोग हैं इस टाइम सिटीजन ऑफ भूटान है। अब किसी भी कोई भी ऐसा रीजन हो, जैसा सिक्किम वाला मैंने आपको बताया था कि भूटान के लोग ऐसा वहां पर एक ये कर दे, वहां पर एक इलेक्शन कर लें कि रेफरेंडम कर ले या प्लेबिसाइड कर लें कि वहां पर उन्होंने सभी ने ये बोल दिया कि हम जो है इंडिया के साथ जो है इंटीग्रेट होना चाहते हैं, तो इंडिया क्या काम करेगा, इस टेरिटरी को एक्वायर्ड कर लेगा और फिर ये क्या बन जाएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाएगी। तो यहाँ की जो सिटीजनशिप होंगे उनको ऑटोमेटिकली जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, की अगर भारत सरकार इन फ्यूचर किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करती है तो वहाँ के जो लोग होंगे वो इंडिया की जो है सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है ये आपकी छोड़ने से भी, मतलब अगर आपने कोई झोल झाल कर दिया, ठीक है, या धोखाधड़ी से आपने सिटीजनशिप ली है, या इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आप लॉयल नहीं है, डिसलॉयल हो, तो तब भी आपकी सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। तो एक तो यही हो गया कि रिन्यूशिएशन, रिन्यूशिएशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिटीजनशिप ले ली, आपने सिटीजन ले ली, सपोज करो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजन आपने यूएसए की ले ली, तो आपकी जो आपने छोड़ दिया है, ठीक है, वॉलंटरी आपने जो छोड़ दिया कि भाई मैं जो इंडिया की जो सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। फिर एक होता है टर्मिनेशन, कि आपने जैसे यूएसए की सिटीजनशिप ली, देखो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन आपने रेनाउंस नहीं किया, आपने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं सिटीजन जो है इंडिया की छोड़ रहा हूँ। तो भारत सरकार फिर जैसे ही आप उस यूएसए या यूके या किसी भी देश की आप सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं भाई आपकी जो सिटीजनशिप है वो खोई जा सकती है बाई टर्मिनेशन। मैंने यहाँ पर आगे पॉइंट दे रखे हैं, आप देख भी सकते हो, लेकिन मैंने जितना आपको बताया बस वही पॉइंट आप याद रखते हो तो आपका जो काम हो जाएगा। अब डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप भारत सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आ, आपने बहुत ज्यादा अपशब्दों का यूज किया है या फिर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप ले ली है, तब भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसको खत्म किया जा सकता है फ्रॉड तरीके से। एक पाकिस्तान का केस था, तो वो शायद एक पर्सन था, मुझे नाम याद नहीं, बहुत पुरानी, शायद 2016 की अप्रोक्सीमेट बात है ये, 15 या 16 की। तो उसके मम्मी पापा पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, एक कोई बंदा करता था, मतलब कुछ था कनेक्शन उनका पाकिस्तान से, और वो जो बंदा था वो यूके रहता था, और उसने ऐसा इंडिया की सिटीजनशिप ऑब्टेन कर ली। ऑब्टेन करने के बाद वो इंडिया के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलता था, इंडिया के मतलब काफी क्रिटिसाइज करता था। देखो इंडिया को, इंडिया की पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हो एक लिमिटेड वे में, कुछ ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। वहां पे पता लगा गंदी संदी गाली देनी शुरू कर दी आपने, तो वो नहीं कर सकते हो। तो उसने मतलब उसका कनेक्शन, उसके माता पिता का जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान से था, मतलब पता नहीं उनकी मम्मी पाकिस्तान की या पापा पाकिस्तान के थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की जो सिटीजन है वो ले ली थी वाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए के थ्रू ही ली थी। तो फिर भारत सरकार को पता लगा कि इन्होंने जो है हमसे इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो भारत सरकार ने जो उनकी जो वो है सिटीजनशिप वो टर्मिनेट कर दी थी। तो डेप्रीविएशन मतलब वो उन्होंने फ्रॉड तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ली थी और जो है उनको फिर उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी थी। तो फ्रॉड तरीके से जो है, मतलब गलत तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप अगर लेते हो और भारत सरकार को पता लग जाता है,
क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें होती है, वेरिफिकेशन, तो आपकी जो सिटीजनशिप वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अब बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे अब मुझे लगता तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करके जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम का नेचर ही यही होता है कि पता नहीं कब क्या पूछ ले। तो देखिए, ये जो एक्ट हुआ था, एक तो जब ये एक्ट पास हुआ था 2019 में हुआ था, 2020 में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई ये एक्ट जो है कौन सी डेट को जो है पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू। तो देखो, जब भी पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है, तो आपको उसकी डेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को वो पार्लियामेंट ने पास किया है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी संशोधन होता है, तो आपको उस संशोधन के बारे में पता होना चाहिए। वो करंट अफेयर की फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए वो आयोग ने पूछा था। अब हम यहाँ पर कौन सी दिसंबर 11 दिसंबर को ये एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया था, तो ये डेट पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके अंदर है क्या प्रोविजन, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये बोला गया कि भाई जो भी मतलब ये हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, बुद्धिस्ट हो गए और क्रिश्चियन हो गए, अगर ये 31 दिसंबर 2000 से पहले पहला, ठीक है, 2000 से पहले पहले कहाँ से माइग्रेट हुए हों, इंडिया के अंदर माइग्रेट हो गए हों, कहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, इसमें मुस्लिमों को का कोई प्रोविजन नहीं है, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, कि ये जो है इंडिया के सिटीजनशिप है। तो मतलब ये बोला है सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट, मतलब कि जो भी सिख, देखो हो क्या रहा है कि वहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, यहाँ पर क्या है, जो हिंदू है हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज होती है। तो या तो जबरदस्ती, बहुत सारे केसेस आपने देखे भी होंगे कि जबरदस्ती उनके साथ हिंदू लड़कियों के साथ निकाह कर लिया जाता है, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनके हिंदू मंदिर तोड़ दिया जाता है, तो इनके साथ काफी प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार ने ये देखते हुए कि वहां से जो भी हिंदू आएगा इंडिया के अंदर, उसको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो आया होगा। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो मुस्लिम, अगर मुस्लिम अगर कोई भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आता है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। उसको इंडिया की सिटीजनशिप नॉर्मल वे में ही दी जाएगी। अगर वो भारत के अंदर रहता है, कुछ साल रहता है, फिर रजिस्टर कराता है अपने आप को, तो उस प्रोसेस के थ्रू आप जो है, मुस्लिम भाई जो है, अपनी इंडियन सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसको ले सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज, ये जो एक्ट है वो आसाम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, इनको अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये 6 शेड्यूल में आते हैं, और 6 शेड्यूल में उन स्टेट को रखा गया है जो स्टेट जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जो अपने कल्चर के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव है। वो नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी बंदा उनके यहाँ पर टेरिटरी में आकर इंटरफियर करे उनके कल्चर में, या उनके जो कल्चर है उनके कल्चर में कोई चेंज आए। अब देखिए, ये यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास बाय पार्लियामेंट, तो देखिए 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ था, और सेम 2020 में ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 11 दिसंबर 19, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास, तो 11 दिसंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर से जब भी आप तैयार कर रहे हो, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये कोई पिछले साल के क्वेश्चन ही बताते हैं। भले से ही आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व ना करो, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन आप सॉल्व करो या ना करो, लेकिन आपको पिछले साल के क्वेश्चन बताते हैं कि आपको किस टाइप का जो है करंट अफेयर पढ़ना है और कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है। देखो, करंट अफेयर का कोई और तोड़ नहीं है, वो बहुत लंबा है, चौड़ा है, और हो सकता है पता नहीं जो आपने पढ़ा हो उससे क्वेश्चन आए ना आए, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इस टाइप की करंट अफेयर पता है कि इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तब तो ठीक है। अगर आप ऐसी पागलों की तरह पढ़ते जा रहे हो, आपके सामने परोस करके दे दिए हैं, और आप टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लगाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या पोटेंशियल है। देखो, एक सीरियस एस्पायरेंट को ये पता होता है कि यहाँ से इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आने चाहिए, और आते हैं वहां से, भले से वो उसका डेप्थ में जैसे भी पूछे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पिछले साल के क्वेश्चन देखकर कि भाई किस टाइप के हमको करंट अफेयर करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि देख, तो होते हैं हमारे पास एनआरआई, तो एनआरआई के बारे में देख लो कि भाई एनआरआई होते क्या है। देखो, एनआरआई जो होते हैं वो इंडिया के सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, जैसे यूएई में रह रहे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं पता, मुझको शायद रह रहे होंगे वहां भी, मुझे नहीं लगता है।
और बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में जो है इंडियन फैले हुए हैं, तो वो अपने काम के चक्कर में, कोई पढ़ाई के चक्कर में गया हुआ है, तो वो वहां पर रहते हैं और अपनी पढ़ाई कम पूरी करते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब वहीं पर करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ की सिटीजनशिप नहीं लेते वो, बस सिटीजनशिप इंडिया की रहेगी, बाहर जॉब करते रहेंगे। तो ऐसे बंदों को बोला जाता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, मतलब जो इंडिया के हैं वे सिटीजनशिप इंडिया की है उनके पास, लेकिन वो बाहर रहते हैं किसी काम के चक्कर में, कोई बिजनेस होगा उनका, वो बाहर ही रहते हैं। तो एनआरआई, जैसे रघुराम राजन जो है एनआरआई हैं, अब वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई, तो वे बाहर ही रहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, विनय लाल का नाम आपने सुना होगा, विनय लाल, वो भी इंडिया के इंडिया का ही पासपोर्ट है उनके पास। अब बात करते हैं यहाँ पर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले पर्सन ऑफ पहले देख लेते हैं कि भाई है क्या ये सब कुछ, क्योंकि दो तीन टर्म यहाँ पर बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं। एक तो सिटी एनआरआई के बारे में आपको पता लग गया होगा। देखो, कुछ लोगों ने सिटीजनशिप जो है बाहर की ले ली है, मतलब वो इंडिया वहां पर चाहे इंडिया से माइग्रेट कर गए हों, या फिर इंडिया से उनके माता पिता माइग्रेट कर गए, उन्होंने दूसरे देश में जो है वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल गई है। जैसे ऋषि सुनक, तो ऋषि सुनक चाहे तो वो ऋषि सुनक को जो है एक जो है कार्ड दे सकते हैं, वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, तो वो उनके पास यूके की सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया के अंदर जो है इंडिया के अंदर एक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कार्ड का फायदा ये होता है, उस कार्ड के अलग अलग नाम थे पहले, अब तो उसको चेंज करके एक ही बना दिया गया है। तो पहले उसके दो कार्ड थे, एक तो PIO। ठीक है, एक कार्ड ये होता था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जो कार्ड जिसके पास होगा उसको कुछ फायदा होगा। ठीक है, फायदा ये होगा वो मल्टीपल टाइम विजिट कर सकता है विदाउट पासपोर्ट, तो सॉरी विदाउट वीजा, तो इस बिना वीजा के वो है इंडिया में मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकता है। फिर उसके बाद में ये जो इंडियन ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, इनको एक एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो एक टाइप का डॉक्यूमेंट है, डबल सिटीजनशिप नहीं देगी। फिर उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और निकल का है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या थे, देखो ये भी है थे फॉरेन के, मतलब कभी इनके माँ बाप या ये इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अभी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में भी यही है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में भी यही है, लेकिन अब ये दूसरे देश का सिटीजन बन गए। तो अब मान लो कि इंडिया के अंदर इनको आना है, बिजनेस के पर्पज से आना है, किसी भी टाइम से आना है, तो इनको जो है एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड का जो काम ये है कि इनको जो है, क्योंकि देखो इनके पास हो सकता है ये पढ़े लिखे हो, इनके पास टेक्नोलॉजी हो, तो इंडिया को कुछ फायदा हो सकता है, तो या इंडिया में कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इनके साथ जो कंस्ट्रक्टिवली रिलेशनशिप बनाकर रखना जरूरी है। और इसी चीज को देखते हुए जब कांग्रेस की सरकार थी, शायद कांग्रेस की सरकार थी, तो एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई ये बताओ कि इंडियन डायस्पोरा के साथ कैसे रिलेशन अच्छे बनाए जाए, कि जो है वो काफी कंट्रीब्यूट कर सकें इंडिया के जो डेवलपमेंट हो उसमें। तो एल एम सिंह भी कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने ही ये बोला था कि भाई देखो इनको स्पेशल फायदा दो, तभी वो इंडिया के अंदर आएंगे। तो इंडिया के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे भी, तो उनको एक तो मल्टीपल आने का मल्टीपल एंट्री का टाइम दो उनको, और यहाँ पर काफी फायदे वो दो उनको, बेनिफिट दो। तो उनको बेनिफिट भी दिए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, मुझको तो नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर आपको सबको मिल जाएगा कि क्या कर इनको बेनिफिट दिए जाते हैं। इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट, वो शायद डिपार्टमेंट तो नहीं बना हुआ है। तो अब ये क्या हुआ, जैसे देखो एक साइड तो चल रही थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर, मतलब एक तो थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के, उनको भी कार्ड दिया जाता था, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनको भी कार्ड दिया जाता है दोनों एक ही पर्सन। लेकिन फिर उसके बाद में क्या, मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने कहा भाई ये दो 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 कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को, ये क्या ड्रामा है, इसको बंद करो। तो मोदी सरकार ने बोला कि इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, इनको कंबाइन करके एक नया कार्ड बनाओ। तो इन्होंने कार्ड बनाया, नया कार्ड बनाया, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कार्ड। तो अब जो है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको अब कोई कार्ड नहीं दिया जाता है, और इनका जो कार्ड था वो अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बन गया है। और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे, इनका भी कार्ड जो है इनका भी जो कार्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बन गया है, मतलब कि इनका ऑटोमेटिकली कार्ड जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अब इनको बोला जाता है। तो
ये था, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा-सा ऐसा दिमाग में लगा होना चाहिए, कभी आयोग गेम खेल जाए या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि मतलब ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि तो यहाँ पर मैंने दे दिया है और आप देख भी सकते हो। अब देखिए, ये जो ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, मैं एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूँ। एनआरआई इंडिया में जो है वोट डाल सकते हैं, उनको पूरा वोट डालने का अधिकार होता है। मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये जो जिन्होंने दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रखी है, तो उनको मतलब बहुत सारे राइट दिए गए हैं, मल्टीपल टाइम विजिट कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। तो उनको मतलब क्या राइट नहीं दिए गए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। वैसे तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप समझ लो। देखो, एक तो वो जो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया के, ना वाइस प्रेसिडेंट बन सकते, ना सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते, ना हाई कोर्ट का जज बन सकते, ना जो जैसे हम पीसीएस का आप एग्जाम दे रखे हो तो वहां पर आएंगे, वही पीसीएस का उत्तर प्रदेश में एग्जाम देंगे, ना वो कर सकते, ना किसी जॉब को अप्लाई कर सकते इंडिया के अंदर। और ना वो जो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं हमारे, जो लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते, राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते। तो ये यहाँ पर वोट भी नहीं डाल सकते वो, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता है। तो ये उनको जो है बेनिफिट ये नहीं दिए गए, ठीक है, क्योंकि भाई वो इंडिया के सिटीजन तो नहीं है। भले से इनको यहाँ पर वो एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं है, वे बाहर के ही सिटीजन है, किसी दूसरी कंट्री के। अब यहाँ पर ये फायदा है कि भाई उनको क्या कर सकते हैं कि मल्टी टाइम जो है, जो जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, उनके पास, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अब उनको कंबाइन करके एक नई स्कीम बनाई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब उनको सबको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये मोदी सरकार जब से पावर में आई है, जब से ये लागू हुआ है, तो इनको फायदा ये होता है कि भाई आप जो है मल्टीपल टाइम जो है इंडिया के अंदर जो है विजिट कर सकते हो। इसमें अलग अलग 15 दिन के लिए बिना किसी वीजा के विजिट कर सकते हो। अलग अलग चीजें होती हैं, आपको बार बार रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजों में भी आपको, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत सारी चीजों में इनको फायदा मतलब मिला हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये बनाया जा सकता है कि जो जिनके पास की ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो उनको अपॉइंट किया जा सकता है टीचिंग फैकल्टी, जैसे आईएम्स हो गए, आईआईटी होगी, और इंडियन और ये आईएससी बैंगलोर हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है फैकल्टी बनाया जा सकता है। तो ये फायदे हैं, और इस फायदे से लोगों को, मतलब कि इंडिया को फायदा होता है बहुत ज्यादा, इसलिए जो है एनआरआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर सुना हो, तो उसके अंदर मैंने बोला था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल ये किससे रिलेट करता है? देखिए, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस दिया गया है। आर्टिकल, अगर आपने ये क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज इनटू द सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस सीक्वेंस में मेजर किया, किस सीक्वेंस में जो है चीजों को रखा गया है। पहले तो यूनियन टेरिटरी ये आती है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये आती है, क्योंकि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद में 4 के बाद आर्टिकल आता है 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10। तो फंडामेंट ये सब सिटीजनशिप वाला है, ये आर्टिकल 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा, ठीक है। और ये पार्ट सेकंड के अंदर रखा गया है, पार्ट सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले तो हमारा आंसर आना चाहिए 1 और फिर आना चाहिए थर्ड। तो देख लो कौन सा है, ये सी आंसर है इसका। तो देखो, आप देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, मैं ऐसे बोलता हूँ हमेशा कि टेस्ट सीरीज तभी काम करती है, मतलब सब भी, मतलब कुछ लोगों को ऐसा गलत फहमी रहती है कि टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, उनका दिमाग खराब रहता है। प्राइवेट टेस्ट सीरीज जो है, अरे प्राइवेट टेस्ट सीरीज जब काम करती है, जब आपने अपने कॉन्सेप्ट को एकदम फंडामेंटल को क्लियर करा हो। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर रखो आपने फंडामेंटल क्लियर रखो किसी भी टॉपिक के, दूसरे नंबर पर पिछले साल के क्वेश्चन रखो, तीसरे नंबर पर कहीं या चौथे नंबर पर टेस्ट सीरीज जाकर रखो। अगर आपने नहीं लगाई है, तो अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, जैसे कि पीसीएस के अंदर, यूपी पीसीएस के अंदर पिछले साल के क्वेश्चन आप लगा लेते हो, तो ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हो कि भाई नहीं लगाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछले साल के क्वेश्चन और जो भी अपने कॉन्सेप्ट उनको क्लियर रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ाई की है तो। अब 4 क्वेश्चन लगा कर आप बैठे हुए हो, तो फिर तो नहीं कह सकते, या एक ही टॉपिक कवर करके बैठे हुए हो, तो तब तो बहुत मुश्किल है। अब दूसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा था, पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने एक पेज पे 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पर। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कैसी है? क्या डुअल सिटीजनशिप है? देखिए, कैसी सिटीजनशिप है? क्या हम भारत सरकार या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप, या दोनों टाइप की देता है? देखो, भारत सरकार जो है, भारत सरकार नहीं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो एक ही सिटीजनशिप देती है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 2000 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2020 में पूछा गया था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो आर्टिकल मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, और पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट सेकंड के अंदर इसको रखा गया है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, पार्ट सेकंड। ठीक है, देखिए यूपीएससी में नहीं, यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 2018 में, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट एंड द नेशन दी जाती है ना, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की भी सिटीजनशिप आपको दी जा रही है और फिर भारत सरकार भी आपको जो है इंडिया की सिटीजनशिप दे रही है, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, सही स्टेटमेंट आपको पहचान कर रहा है, ना कि इनकरेक्ट। कभी कभी पूछता है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये बात सही है, ठीक है। सॉरी, ये वाला यहाँ पर ही गलत है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ स्टेट का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश अलग से सिटीजनशिप देता है, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, क्या बिहार, ये कोई अलग से सिटीजनशिप देते नहीं, केवल एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। देखो, केयरफुली पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। स्टेट का मतलब भारत सरकार नहीं है, यहाँ पर भारत नहीं है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द होल ऑफ इंडिया, ये सही है, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका सी आंसर है। तो आप देख रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन है ये। 2017 में पूछा गया था, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज या हर सिटीजनशिप इफ ही या सी। मतलब कोई भी पर्सन अपनी सिटीजनशिप कैसे लॉस उसकी खत्म हो सकती है। तो एक तो वो पहला वाला ऑप्शन ये है कि रेनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, वो भारत की जो सिटीजनशिप छोड़ दे। मतलब छोड़ कब सकता है कि उसने जो है किसी यूके की सिटीजनशिप ले ली उसने, ब्रिटेन की, और फिर बोल दिया कि भाई मैं जो है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो एक तो ऐसे छोड़ सकता है। दूसरा, वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उसने यूके की जो सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो ऑटोमेटिकली जो टर्मिनेट हो जाएगी उसकी जो सिटीजनशिप। तो पहला और दूसरा जो हमारा आंसर, हमको ये पता लगा कि पहला और दूसरा आंसर हमारे आंसर में आने चाहिए। उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि मैं देखिए, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया, अब जरा समझो जरा यहाँ पर, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, तो ये क्रिटिसाइज एक नॉर्मल वे में होना चाहिए। तो क्या आपकी सिटीजनशिप भारत सरकार छीन लेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर में द हिंदू पेपर जो होता है, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको द हिंदू पेपर में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पेपर पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पेपर, इन दोनों में से कोई सा ही पढ़े। दोनों भी पढ़ सकते हैं एकदम। वैसे दोनों पढ़ोगे तो मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों पढ़ो, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है दोनों पेपरों के अंदर। तो क्या आप ना द हिंदू में भारत सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते तो भारत सरकार आपकी सिटीजनशिप छीन लेगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारे आंसर में 4 वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात गलत है, तो ये गया, ये गया। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की। देखिए, अब बात करते हम जरा एक चीज समझो। कटरीना कैफ सिटीजनशिप कहाँ की है? उनके पास ब्रिटेन की। कटरीना का लेकिन कहाँ पर रहती है? इंडिया के अंदर। सिटीजनशिप उनके पास ब्रिटेन की है लेकिन इंडिया के अंदर रिसाइड करती है। लेकिन शादी जो उन्होंने किससे की है? इंडिया के सिटीजन से की है, जिसका नाम है विक्की कौशल। तो विक्की कौशल के पास इंडिया की सिटीजनशिप है और कटरीना के पास है ब्रिटेन की सिटीजनशिप। तो क्या विक्की कौशल की सिटीजनशिप खत्म हो गई क्या? नहीं, इंडिया जो विक्की कौशल की जो सिटीजनशिप है वो अभी भी बरकरार है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सॉरी फॉरेन लड़की या लड़के से शादी कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। इंडिया के अंदर भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो है लड़के लड़कियां वो भारत के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर के लोगों से शादी कर रही हैं या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन, ये भी खत्म हो जाता है और फोर्थ भी खत्म हो जाता है। तो तीसरा नहीं आना चाहिए हमारे पास ऑप्शन के अंदर और फोर्थ में नहीं आना चाहिए। तो क्या बचा? सी। तो सी आंसर है। तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड जाते के साथ ही डायरेक्ट ये होगा ऐसा मत करना, एलिमिनेशन मेथड से जाना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। Who या which of the following is the competent to prescribe the condition of the acquisition of the citizenship? इंडिया के अंदर किसको पावर दी गई है कि आप सिटीजनशिप जो आपकी खत्म कर सकता है और सिटीजनशिप आप जो है
आप एक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ लेना देना नहीं है, पर पार्लियामेंट का कोई लेना देना, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर केवल पार्लियामेंट को पावर दी गई है। अब ये क्वेश्चन, सॉरी, ये हिंदी वाला पार्ट था, ये मैंने जो अभी आपको 2022 में जो क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कराया था, तो ये इसका हिंदी वर्जन है। तो ये मुझको एक ही साथ रखना था, तो हिंदी वर्जन वाले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं है कि कभी आप ऑप्शन में कोई बदलाव सोच रहे हो, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। तो अब देखिए, मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप कंप्रिहेंसिव स्टडी करें। एक देखो, आपने देखा होगा ना, मैं मतलब ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, किसी को भी क्रिटिसाइज करना है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मतलब चल रही हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब सही है या गलत है, लेकिन टेस्ट सीरीज तभी काम करती हैं कि जब आप चीज़ों को कंप्रिहेंसिवली पढ़ लेते हो, तभी टेस्ट सीरीज काम करती है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेकर बैठे गए, हमने 10 क्वेश्चन लगा भी दिए, 50 या 100 क्वेश्चन लगा भी दिए पॉलिटी के, 2023 में शायद 32 या 30 क्वेश्चन आए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 32 या 30 क्वेश्चन आए। अब जरा चलो मिनिमम मैं 30 मान लेता हूँ, 30 ही आए हैं शायद, मैं जहां तक जानता हूँ। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का बेटा समझ रहे हो आप? 30 क्वेश्चन पॉलिटी के, तो आपको कंप्रिहेंसिवली, और ऐसा नहीं किसी एक ही टॉपिक से आए, वो कंप्रिहेंसिवली क्वेश्चन आया है। तो आप जो है मतलब उसको ध्यान दें। और देखो, पेपर जब भी होगा होगा, जैसे मैं तो एक ही शब्द यूज करता हूँ इन पीसीएस के लिए, और किसी यूपी पीसीएस के लिए नहीं बता रहा हूँ, कि जितने भी पीसीएस हैं ये सब एक ही तरफ, एक ही जो फंडा, एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे सलमान खान की मूवी थी कि जो जी जाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, तो ये भारत मतलब जो सरकार होती, स्टेट गवर्नमेंट होती, तो स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट तो जीजा जी हो गया इनका, और ये हो गया साला, तो साला वही करता है जो जीजा जी बोलते हैं। तो आपको, अगर आप जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर दबाव डाल रहे हो, तो वो उनको डालने की जरूरत नहीं है, आप डालो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पर। क्योंकि ये देखो, ये पपट है, ये जो जितने भी हैं ये पपट है ये। तो इनको भले से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है, लेकिन ये पपट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का तो इनको पता भी नहीं है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या आती है। ये तो बस इसको, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम। तो आप जितना भी प्रेशर है भारत सरकार को, आपको प्रेशर डालना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। वो भारत सरकार से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से आपको बात करनी चाहिए, और रिफॉर्म के लिए आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई पीसीएस में रिफॉर्म होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बात के लिए, प्रेसिडेंट जो है हमारी, वो भी कह रही थी कि देखिए, ये एक जुडिशरी के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कुछ पीसीएस का मतलब सिस्टम ही अलग खराब है इनका, जुडिशरी वालों का। तो इसलिए वो एक ऑल इंडिया बॉडी होनी चाहिए जो सभी स्टेट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए। तो ऐसे ही सभी पीसीएस के लिए एक ही बॉडी होनी चाहिए जो सभी का एक एग्जाम कंडक्ट कराए। और ये काम जो है यूपीएससी कर सकती है बहुत, कि सभी स्टेट के लिए जितने भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सारा काम जो है इनको एक बॉडी को देना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो यूपीएससी को इनको देना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत अच्छे से करना, पेपर लीक की समस्या, किसी भी टाइप की समस्या नहीं होती है। तो आपको जो है आपको अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, आप उनको मेल डालना चाहिए कि भाई इनके अंदर रिफॉर्म करो, अगर आप सत्ता में आते हो तो फिर हम तुमको वोट देंगे, और अगर आप ये इसमें रिफॉर्म करते हो तो हो सकता है कुछ, या फिर योगी आदित्यनाथ के पास सेम मैसेज डालो, सेम वो करो, अगर भाई आपने ये नहीं करा तो अगली बार हम आपको सत्ता में नहीं लाएंगे। सिंपल सी, देखो, धमकी देने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक है। ये गलत है, ये सारी चीजें। आपको एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करा रहे हो आप, जरा एक अपने देखो, ये तो लोग सरकारी नौकरी पर बैठे हैं, कुछ पॉलिटिशियन, उनके घर में तो दबा दब का पैसा आ रहा है, और टेबल के ऊपर से भी लेते हैं, टेबल के नीचे से भी लेते हैं ये लोग। लेकिन जरा आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो, जिसने अपनी भैंस बेच दी, जिसने अपनी जमीन बेच रखी इस पीसीएस के एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए हो, कि भाई उसकी सरकारी, और उसकी एज निकली जा रही है। तो अगर वो मतलब वो ये गेम खेल रहा है, तो अगर वो गेम में जीत हार गया, तो मतलब वो तो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा ना, और वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा और सुसाइड कर लेगा, परिवार वाले उसके वैसे ही सुसाइड कर लेंगे अगर उसने सुसाइड कर लिया तो आपको जो है मैसेज डालो, आप अपोजिशन पार्टी पर, यही दबाव डालने का तरीका होता है। आप आयोग के पास मत डालो। आयोग तो देखो, मैंने आपको बता दिया आयोग क्या है। आयोग को आप खुला सांड भी बोल सकते हो आप, कि वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।